अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, साल 2022 इख्तिताम पजीर हो गया और साल 2023 जो है उसका आगाज़ हो रहा है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद भी और बहुत सी नेक तमन्नाएं भी कबूल कीजिए। अगरचे ये साल 2022 जो था, अक्सर आमतौर पर जब कोई साल ख़त्म होता है तो लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि जी इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों का अहाता करने की कोशिश करते हैं ताकि आइंदा साल में हम बेहतर हिकमत अमली अपना सकें, बेहतर तज्ज़िया करके बेहतर फ़ैसले कर सकें। हम हर साल शायद ऐसा करते हैं और उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, हर साल में कुछ बुरी बातें भी होती हैं। लेकिन साल 2022 के मुतालिक जब कोई मुझसे ये सवाल करता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, तो मुझे तो लगता है कि इसमें हमने पाया तो कुछ नहीं, सिर्फ खोया ही खोया है। साल 2022 बहुत ही सख्त साल पाकिस्तान के लिए साबित हुआ है और जिसको कहते हैं कि इतनी मायूसी, जितनी मायूसी मैंने इस साल में देखी है, इतनी मायूसी मैंने कभी नहीं देखी अपने ज़िंदगी में, अपने जर्नलिज़्म के करियर में, कि जहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है हर किसी की दिखाई दे रही हो। और ऐसा हुआ है साल 2022 में। हमने बहुत कुछ खो दिया है। हमने इस साल में इदारों पर से एतबार खो दिया है, हमने अपना अमन खो दिया है, हमने अपना इस्तेहकाम खो दिया है, हमने अरशद शरीफ को खो दिया है। हमने ना जाने सैलाब ज़दगान में जो ये हमारे सैलाब आए उसमें सैलाब ज़दगान ने क्या कुछ खो दिया है और बहुत सारे हमने कीमती जानें खो दी हैं। तो 2022 जो है हर लिहाज से एक ऐसा साल था कि जिसको आप, और कितनी ही अहम शख्सियात भी इस साल में हमसे रूठ गईं। तो मैं समझती हूँ कि साल 2022 जो है वो ऐसा साल है कि जिसको हम सिर्फ इस बात में याद रख सकते हैं कि इस साल में हमने सिर्फ खोया ही खोया है। अगर हम ये कहें कि इसमें हमारी कोई अचीवमेंट थी तो इसमें हमारी बहैसियत मजमूई कोई अचीवमेंट नहीं थी। पाकिस्तान की बहैसियत मजमूई या पाकिस्तानी कौम के तौर पर हमारी कोई अचीवमेंट नहीं थी। इस साल में हम पीछे गए हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं हर महाज पर। इसमें हमने कहीं पे भी कोई बेहतरी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। तो बस ऐसी ही एक सहर की उम्मीद लिए हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे लिए ये साल बेहतरी का साल हो और इस साल में जो हमने 2022 में पहाड़ जैसी गलतियां की हैं उससे हम सबक सीखें, जो कि इम्कान कम नज़र आते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि सीख जाएं, हमारे बड़े भी सीख जाएं और सब पाकिस्तान के साथ इखलास के साथ अपने फ़ैसले करें और जो अपनी बाहमी अना है उसको एक तरफ रख कर, ज़िद को एक तरफ रख के पाकिस्तान के अवाम के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें। आज क्या बात होने जा रही है जनाब, वीलॉग में एक स्कैंडल सामने आया था, आपको याद होगा, ऑडियो लीक्स का स्कैंडल। और ये स्कैंडल, वैसे तो बहुत सारी पिछले दिनों ऑडियो लीक्स हो रही हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ उस ऑडियो लीक्स की जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई हैं, जिसमें आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑडियो लीक्स हुई, जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो अपने जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, असद उमर हों, इन तमाम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी ऑडियो लीक हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह से बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह उनकी ऑडियो लीक्स हुई कि जिसमें वो अपने जो मुख्तलिफ कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर इशू ये उठा कि अगर सिक्योरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की इस तरह की है कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है, वहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन है कि वो कोई गुफ्तगू कर रहा है, सीक्रेट बात कर रहा है, तो वो ना सिर्फ ये कि उसको रिकॉर्ड कर लिया गया बल्कि उसको लीक भी कर दिया गया। तो इसके ऊपर फिर काफ़ी ज़ाहिर है तशवीश की बात है और ये एक सिक्योरिटी का मसला था, नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। तो इसके ऊपर आपको याद होगा कि एक हाई पावर कमीशन भी बना कि इसकी तहकीकात की जाए। और उसके बाद हमने देखा कि इसकी तहकीकात के हवाले से मीडिया में उस तरह से कोई ख़बर सामने नहीं आई कि फिर वो बात कहाँ तक पहुँची, कौन इसका ज़िम्मेदार निकला और किसको सज़ा हुई। तो कोई ज़्यादा हमने इसके ऊपर ख़बर नहीं सुनी। लेकिन अल्टीमेटली सोशल मीडिया पर एक दो सहाफ़ियों के ज़रिए इसके ऊपर कुछ बातचीत हुई है। उसके बारे में मैं वो ख़बर भी आपके सामने रख देती हूँ और उसके ऊपर जो मेरा तबसरा और तज्ज़िया है मैं वो भी सामने आपके रख देती हूँ। और उसके साथ साथ आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो किस तरह से एक्सपोज होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ।
और इसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगी कि जो दो किरदार हैं हमारी इस रीसेंट तारीख़ के फ़ौजी किरदार, एक जनरल बाजवा साहब और एक जनरल फैज़ हमीद साहब, दोनों हज़रात अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हज़रात जो हैं, शायद इन्होंने जो भी अपना एक टाइम निकाला है, गुजारा है, वो इतना उसमें अपने किरदार में से बाहर निकल कर में भी खेले हैं, या आप जो भी कह लें, कि उनके किरदार इतने अहम हो चुके हैं कि उसके ऊपर अभी अगर ये हम कहें कि नहीं गुमनामी में जाने दें तो ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर चीज़ का जो सिरा है वो जाकर इन्हीं दो किरदारों के साथ मिलता दिखाई देता है। नाजरीन, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इसके ऊपर जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आई वो ये कि पहले जो हाई पावर कमीशन था उसने जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि ये जो सारी इसमें की गई थी कार्रवाई और ये रिकॉर्डिंग वगैरह का मामला, ये रॉ का सारा मामला था और ये रॉ की कार्रवाई थी, यानी इंडियन खुफिया एजेंसी के हवाले से उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये उसकी जिम्मेदारी है और उसी ने ये सारी जो कार्रवाई की जिम्मेदारी है उसके ऊपर डाली गई। लेकिन फिर हमने कुछ दिन बाद ये भी देखा कि ये खबर सोशल मीडिया पर आ रही थी और ख़ास तौर पर दो सहाफ़ियों एजाज सैयद और उमर चीमा ने इसके ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की हुई थी कि जनाब ADC टू प्राइम मिनिस्टर मेजर अरसलान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेजर अरसलान जो हैं वो इस ऑडियो लीक स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो ये सारी ऑडियो लीक्स हुई। अब जब उनसे फर्दर फिर बाद में ये भी खबर आई कि उनको शायद खुफिया एजेंसी ने जो है अपने गिरफ्तार कर लिया या अपनी तहवील में ले लिया, और उनसे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन दो सहाफ़ियों के मुताबिक उन्होंने उसमें ना सिर्फ ये कि एतराफ़ जुर्म कर लिया, बल्कि उन्होंने जो मज़ीद उसके बारे में कार्रवाई की डिटेल्स बताई, उसमें उनके ताने बाने जो मिल रहे थे जाके वो कोर कमांडर बहावलपुर के साथ मिल रहे थे। और आप सब जानते हैं कि कोर कमांडर बहावलपुर कौन थे? जनरल फैज़ हमीद साहब। तो बुनियादी तौर पर ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये दो सहाफ़ी जनरल फैज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनके ईमा के ऊपर जो ये मेजर अरसलान थे उन्होंने ये सारी जो है वो कार्रवाइयाँ की, और जो उनका मकसद था बुनियादी तौर पर वो यही था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बातें हैं वो किसी तरह से इस तरह से उनके पास हों और फिर उसके ज़रिए कोई ब्लैकमेलिंग की जाए या जो भी मामलात हों, या उसके बारे में कोई ख़बर रखी जाए, नज़र रखी जाए कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अब उन सहाफ़ियों के मुताबिक तो वो उनका बंदा था जनरल फैज़ हमीद का, और वो जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इत्मीनान में ले के इस बंदे को वहाँ रखा हुआ था ताकि उनके जाने के बाद भी जो ख़बरें हैं वो उन तक पहुँचती रहें, मिलती रहें। लेकिन ये मुझे तो ज़ाती तौर पर एक वीक स्टोरी लग रही थी। मेरा उस पर कॉमेंट क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर तो ये वाकई ही अगर जैसे कि वो कह रहे हैं, अगर हम इसमें ये समझें कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्विस थे, तो भाई फिर इमरान खान साहब की भी तो ऑडियो लीक हुई, फिर उनकी ऑडियो कैसे लीक हो गई? क्या उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही ऑडियो लीक करवा दी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसमें तो वो वाला टाइम भी है जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और वो टाइम भी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। फिर इसके साथ साथ इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि अगर हम इसमें इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा कर भी दें कि भाई शायद उनको भी मालूम नहीं था और ये जनरल फैज़ हमीद साहब अपने तौर पर ये कर रहे थे, तो तब भी इसमें एक सवाल पैदा होता है कि जब ये सब चीज़ें उस दौर में सामने आ गई थी कि जब जनरल बाजवा खुद आर्मी चीफ थे, तो फिर क्या वजह थी कि आर्मी चीफ ने जनरल फैज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, या किस तरह से उनको कवर किया? क्यों नहीं इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो खबर खुल के सामने आई या मीडिया में बात होने दी? तो इसके ऊपर भी अब दो सवाल उठते हैं। या तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो भी कार्रवाई अगर ऐसी कोई कर रहे थे मुबैना तौर पर, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बाजवा उसमें शामिल थे, या जनरल बाजवा की ईमा और मर्ज़ी के मुताबिक ही उन्होंने ये बंदा इंस्टॉल किया हो वहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं था और जनरल बाजवा को ये इल्म नहीं था, तो फिर जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस इंटेंशन के ऊपर उठता है कि आखिर जनरल फैज़ अगर इसमें मुलव्विस हैं तो उन्होंने इसके ऊपर ना तो उसके नीचे वाले ने कुछ उस वक्त बोला और ना ही जो उनके ऊपर उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में मज़ीद कोई परतें खुलने वाली हैं। अगर तो जनरल फैज़ हमीद साहब वाकई इसमें मुलव्विस हैं तो ये तो फिर एक बहुत संगीन जुर्म है, और इसके ऊपर तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ इंक्वायरी की बातें भी हो रही हैं। तो क्या उनके खिलाफ इंक्वायरी इस पर शुरू कर दी जाएगी? किस तरह का ये कार्रवाई होगी ये देखना होगा।
और या फिर ये रिपोर्ट को दबा दिया जाएगा और ये सारी जो स्टोरी है, अब ये 2 सीनियर सहाफ़ी जो हैं ये इस पर बात कर रहे हैं, किसी हद तक इस पे जो अंसार बासी साहब है उनकी भी स्टोरी सामने आती है, वो भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। तो ये सारी जो चीज़ है ये बड़ी परेशान कुन इसलिए भी है कि इस तरह से खुलकर हमारी एजेंसीज़ का या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस किस्म के किरदार के ऊपर कभी बात हुई नहीं है, या इस तरह से उनको बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराया नहीं गया। तो इस लिहाज से ये बड़ी तशवीशनाक बात है, इसके ऊपर क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। और अगर ये स्टोरी गलत है तो इन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि वो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज, उसके खिलाफ क्यों कोई फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अगर रॉ ने किया है तो फिर तो रॉ ने किया, फिर यही बात अगर जो कमीशन है वो ये कह रहा है तो फिर उसकी बात को ही ओन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये खबर सामने आ रही है तो फिर इस खबर के ऊपर इसकी तरदीद भी आनी चाहिए, और फिर जो ये खबर फीड कर रहा है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए कि भाई ये आपके पास ये जो खबर है ये किस दराय से है। और फिर जो मेजर अरसलान है उनके हवाले से भी फिर जो उनका रिएक्शन है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अब स्टोरी है ऑडियो लीक स्कैंडल के हवाले से, लग यही रहा है कि जैसे इसमें इमरान खान साहब को मुलविस करने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है कि उनका इसके साथ कनेक्शन जोड़ा जाए कि जी वो ये सब करवा रहे थे जानबूझ के, और यहाँ पर वो अपना बंदा छोड़ के गए, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाए कि जी अपना बंदा लाता है जो नज़र रखे। तो अगर ऐसा था तो मेरे ख्याल से जो उनकी ऑडियो लीक हुई वो ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो साफर के हवाले से थी। जो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं वो तो कोई इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं है कि डैमेजिंग है उनके लिए। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सी सूरत हाल है जो ऑडियो लीक्स के हवाले से सामने आई है। थोड़ी सी मैं नाजरीन आपसे बात MQM के हवाले से भी करना चाहती हूँ। बड़ी एक खामोश कार्रवाई डाली जा रही है और MQM पाकिस्तान के धड़ों को मिलाने की बात हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी अपने वीलॉग में इसके ऊपर बात की थी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ये एक सियासी अमल है, और अगर कोई जमात मुख्तलिफ इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने अपने ग्रुप्स बना बैठी हो तो ठीक है, सियासी तौर पर अगर वो समझते हैं कि वो अगर दोबारा से यूनाइट हो जाएं तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं। पहले भी जब सब ये इकट्ठे मिलकर थे तो ज़्यादा MQM पाकिस्तान जो थी वो कराची में हमें स्ट्रॉन्ग तगड़ी दिखाई देती थी, और एक वोट बैंक भी उस लिहाज से था, महाजर कम्युनिटी भी उनको अपनी आवाज़ समझती थी, तो उनका एक अपनी एक हैसियत थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग हैसियत थी। लेकिन फिर जैसे ये धड़ों में तकसीम हुई, फिर हमने देखा PTI ने भी वहाँ पर काफ़ी अपने कदम जमाए, तो उसके बाद MQM की वो हैसियत बाकी नहीं रही। तो अब ये दोबारा से धड़ों को इकट्ठे करने की बात हो रही है। अव्वल तो ये कि जो शख्स इसमें सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है कामरान टिसोरी साहब, जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनके बारे में एक आम तासुर यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और जब वो कोई इस तरह से हरकत कर रहे हैं, इस मुतहर्रिक हैं इस सारे मामले में, तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर वो शायद कोई ये सारा मामला कर रहे हों, या बहरहाल उधर से कोई आशीर्वाद हो। हम नहीं जानते कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है ना हो, लेकिन चूंकि वो उनको समझा ऐसा जाता है कि वो एक बंदे हैं कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है, तो फिर उनका हर अमल जो है वो इसी हवाले से थोड़ा इसी तनाजुर में लोग देखना शुरू हो जाते हैं। PSP ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने तौर पर कोशिश कर ली इलेक्शन लड़ने की, उनको कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, रिज़ल्ट ज़ीरो। फ़ारूक सत्तार साहब ने भी अपनी एक हैसियत से उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया, ज़िमनी इलेक्शन में कोई वोट नहीं पड़े, रिज़ल्ट ज़ीरो। MQM बहादुराबाद जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में है इस वक्त, और इलेक्शन कमीशन में MQM पाकिस्तान के वही सरबराह हैं, वही रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने जो किया उनको ज़रूर थोड़ी बहुत सपोर्ट रही, और जाहिर है कुछ नशिस्तें जीतने में वो कामयाब भी रहे, इस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा है, पहले भी हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अब वो भी उस तरह की स्ट्रॉन्ग अपनी जो एक पॉपुलैरिटी अब इंजॉय नहीं करती MQM जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो अगर वो सियासी अमल के नतीजे में सारे धड़े, चाहे वो की हो, MQM पाकिस्तान हो, बहादुराबाद वाली हो, PIB वाली हो, जो वो भी हो, सारी इकट्ठी होकर PSB समेत इकट्ठे होकर दोबारा लड़ती हैं, तो वो एक सियासी अमल है, तो उनको कोई भी इस पर ना कोई मुमानियत है और ना कोई इस पर एतराज़ की बात है। लेकिन अगर ये किसी के एमा पर हो रहा है तो जाहिर है कि फिर क्वेश्चन उठते हैं कि फिर इसका मतलब है कहीं मुदाखलत तो नहीं हो रही, कहीं कोई सियासी इंजीनियरिंग का काम फिर से तो नहीं कर लिया गया, क्योंकि PTI का तोड़ करने के लिए वहाँ पे PTI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कराची में, तो ये भी एक तासुर है कि शायद उसका तोड़ निकालने के लिए जो है इन सब धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ तक भी ये बात चलिए काबिल कबूल है, लेकिन जो बात एक हैरत अंगेज़ है वो ये, जो मुझे थोड़ी तशवीशनाक भी लग रही है, कि दोबारा से बात की जा रही है कि
बेशक ही सब इकट्ठे भी हो जाएंगे तो शायद फिर भी ये अपना वो होल्ड ना रख पाएं कराची में जो पहले हुआ करता था। तो इसी के पेश नज़र अब ये कोशिश भी की जा रही है कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो नहीं कहीं NRO दे दिया जाएगा, कहीं उनकी भी तो नहीं मुआफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि लॉन्ड्री आजकल खुली हुई है, सबके गुनाह धुल रहे हैं, माफ़ हो रहे हैं, सब साफ़ सुथरे होकर अच्छे बच्चे बन के वापस भी आ रहे हैं, मुकदमे भी ख़त्म हो रहे हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी हो गई हैं। तो जहाँ ये रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं तो वहाँ पर ये ना हो कि फिर बाकी लीडरान की तरह उनको भी एक गले लगा लिया जाए कि आजो भाई आप भी माफ़ी तलाफ़ी कर लो, जो आपने कहा सुना माफ़ करो, और उनको भी दोबारा से कराची को उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये एक तशवीश जो है वो ज़रूर उभर रही है, जिस तरह के मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ ट्वीट्स जो नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। एक कैंपेन जो है हमें बज़ाहिर दिखाई दे रही है अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहती हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा क्या था, क्या वजूहात थी कि उनकी जिसकी बिना पर उन्हें अलग किया गया था, उनके ऊपर पाबंदी भी लगी थी और MQM पाकिस्तान को MQM लंदन से अपना नाता तोड़ना पड़ा था। आप हमारी पाकिस्तानियों की ना यादाश्त बड़ी कमज़ोर है और हम अक्सर ये चीज़ें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और फिर उसके बाद हम यही देखते हैं कि फिर हमें सब कुछ भुला के हम बाहें खोल लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है, यानी वो अल्ताफ़ हुसैन जो एडमिट कर चुका है कि वो रॉ के साथ मुलविस रहा है, बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ इंगेज रहा है, फिर वो ऑन एयर कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जी पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ये वो मुहाजिरों के ख़िलाफ़ है, नस्ल कुशी हो रही है। फिर वो नरेंद्र मोदी हो या फिर उसके भारतीय अफवाज हों, उनको पुकारते हैं कि जी हमें बचाओ यहाँ से आके। फिर वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा चुके हैं और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो गद्दारे वतन के ज़ुमरे में आती हैं। और दुश्मन मुल्क से मदद मांगना और इस तरह की उससे अपीलें करना और पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना, क्या ये सब काबिल माफ़ी अमल हैं? क्या इन्हें सिर्फ सियासी तलखियों के ये कहा जाए कि रद्द अमल के तौर पर उन्होंने ऐसा किया और उसको माफ़ कर दिया जाए? ये सोचना होगा। और सिर्फ बात यही नहीं है कि ये कोई रद्द अमल था, एज ए पोलिटिकल लीडर भी उनकी हुक्मरानी में या उनकी सरबराही में जब MQM थी तो पाकिस्तान में कराची का क्या हाल था? क्या वो एक पुरअमन शहर था? क्या वहाँ पर एक टेरर की फ़िज़ा नहीं थी? क्या बोरीबंद लाशें नहीं मिलती थी? क्या टारगेट किलिंग नहीं होती थी? क्या भत्ताखोरी नहीं होती थी? क्या लोगों को तालीम से दूर करके क्लाशनकोफ उनके हाथ में नहीं दे दिया गया था? क्या वहाँ पर हमें एक लिसानी तासुब बहुत ज़्यादा उभरता नज़र नहीं आया? क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ये बात कर रहे हैं कि जी महाजिर कम्युनिटी के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई होंगी, यकीनी तौर पर अभी भी होंगी, बहुत सारी महरूमियाँ भी होंगी, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी लीडर उठ के किसी भी कम्युनिटी के मसीहा बनने के रूप के चक्कर में उसका फ़ायदा उठाए, उसको एक्सप्लॉइट करे और फिर हम दोबारा से फिर भी अभी तो स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह हैं, बहुत कुछ और भी मसले मसाइल हैं कराची में, फिर से हम उसको उसी आग में झोंक दें? तो ये देखना होगा, आंखें इस पर खुली रखनी होंगी कि क्या अल्ताफ़ हुसैन की दोबारा हमारे मुल्क में, हमारे सियासत में, हमारे कराची में कोई जगह है या नहीं है, और क्या उसको वाकई लोग दोबारा से उसी तरह से कबूल करने के लिए तैयार हैं? इस पर बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी कि क्या उनके जुर्म काबिल माफ़ी हैं। इसका फ़ैसला मैं नाज़रीन आप पे ही छोड़ती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।